नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कोरोना के बीच बिहार में अपराधी बेखौफ। मुजफ्फरपुर में लूट और अपराध की फिराक में आए 3 लुटेरों को भीड़ ने पकड़ा। जमकर की पिटाई, पुलिस के किया हवाले। सिवान में जल जमाव को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। जमकर हुई मारपीट, आधा दर्जन लोग घायल, 1 की मौत, जांच में जुटी पुलिस। केरल में हथनी की हत्या से देश भर में आक्रोश का माहौल। छपरा में सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने सैंड आर्ट के जरिए दी श्रद्धांजलि। लोगों को बेजुबानों के प्रति अच्छा व्यवहार अपनाने की अपील की। और नालंदा में गैस लीक से हुआ बड़ा हादसा। बिंदनगर थाने के कुलन मांझी के घर पर लगी आग। परिवार के 4 लोग झुलसे, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर। कोरोना संक्रमण के बीच मिली हुई छूट के बाद अब जिले में जहां अपराधी फिर से सक्रिय हो गए हैं, तो मुजफ्फरपुर में लूट और अपराध की नीयत से घटना को अंजाम देने जा रहे 3 लुटेरों को भीड़ ने अपना शिकार बनाया है। मामला मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा का है, जहां भीड़ ने खुद ही कानून को अपने हाथ में लेकर 3 लुटेरों की जमकर लाठी, डंडे, चप्पल और जूते से पिटाई कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े एक स्कूटी सवार दंपत्ति का मोबाइल छीनने के दौरान लोगों ने अपराधियों को पकड़ लिया और साथ ही जैसे ही अपराधी को पकड़ा गया, उसके बाद सड़क पर ही सरेआम तीनों अपराधियों की पिटाई कर दी गई। बताया गया है कि लगभग 1 घंटे हुई इस पिटाई के दौरान पुलिस वहां नहीं पहुंची। कुछ देर बाद जब पुलिस ने इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लुटेरों को पकड़कर थाने ले गई। ठीक है। ये तस्वीर हम आपको मुजफ्फरपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से भीड़ तंत्र ने अपने हाथों में ही कानून ले लिया। और पुलिस की क्या जरूरत, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उस लिहाज से तो पुलिस कितनी संवेदनशील है अपनी ड्यूटी को लेकर, ये पता चलता है। बताया जा रहा है कि लगभग 1 घंटे ये पूरा मामला होता रहा, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन चौधरी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, क्या अपडेट फिलहाल मिल रहा है? क्या ये जो भीड़ ने अपने हाथों में कानून लिया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी की पहचान पुलिस अब तक कर पाई है? यह मामला कल शाम का है, जहां 3 बाइक सवार के द्वारा जो एक स्कूटी पर सवार दंपत्ति की बाइक लूट ली गई, जिसके बाद स्कूटी सवार ने शोर मचाया। वहीं स्थानीय लोगों की तत्परता से तीनों बाइक सवार को पकड़ लिया गया, लेकिन वहां पर लगातार भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के बाद लोग उग्र हो गए। उग्र होने के बाद लोगों ने अपने कानून को अपने हाथ में लेकर और उससे जमकर पिटाई करने लगे। वहीं स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया, लेकिन बावजूद घंटों भर उसकी पिटाई बेरहमी से होती रही। अगर पुलिस मौके वारदात पर नहीं पहुंची तो वो तीनों लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हो सकते थे, लेकिन किसी तरह पुलिस पहुंचकर उसे अपने कब्जे में ले लिया। और अभी तक इस मामले में जो भीड़ तंत्र के द्वारा जो इस तरह की पिटाई की गई है, इस मामले में अभी भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है, यह अभी कुछ खुलासा नहीं हो पाया है। और पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या चंदन, इस बारे में जानने की कोशिश की गई कि आखिर पुलिस को इतना वक्त क्यों लगा और पुलिस की ये असंवेदनशीलता शायद मॉब लिंचिंग का शिकार इन लोगों को बना लेती? इस मामले में पुलिस अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा जिस वक्त यह घटना की शुरुआत हुई थी, उसी वक्त पुलिस को सूचना दिया गया था, लेकिन पुलिस समय पर नहीं पहुंची और इस तरह से लगभग सैकड़ों लोगों के बीच में 3 लुटेरे को पिटाई होती रही। और इसमें बड़ा घटना हो सकता था। 3 लोग जो मॉब लिंचिंग के शिकार भी हो सकते थे। बिल्कुल, शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बार फिर से इस तरीके की घटना देखने को मिली है, जहां भीड़ ने अपने हाथ में कानून ले लिया और पुलिस सूचना मिलने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। उधर सिवान में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है,
जिसके कारण जगह जगह पर जल जमाव हो चुका है। जहां पानी की निकासी को लेकर एमएच नगर थाना क्षेत्र के तिलकथू पंचायत स्थित पड़री गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जबकि इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जिसके कारण गांव की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और सिवान की एक खबर, जहां मूसलाधार बारिश पिछले 2 दिनों से हो रही है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ये बारिश और इससे हुआ जल जमाव दो पक्षों के बीच में मारपीट का कारण बन जाएगा, जिसमें एक शख्स की मौत भी बताई जा रही है और आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि आखिर किस बात को लेकर जल जमाव आखिर कैसे एक विवाद का कारण बन गया, यह भी एक सोचने वाली बात है। और हम अपने संवाददाता विजय कुमार से जानने की कोशिश भी करेंगे। विजय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, क्या है पूरा मामला और कैसे ये जल जमाव दो पक्षों के बीच में मारपीट का कारण बन गया? बिल्कुल, देखिए आदर्श, लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश में लोग अपने घरों के पानी बहाने में लगे रहते हैं। जस्ट वही बात है कि ये जो जमीन है, ये जमीन का विवाद है। बरसों से ये जमीन का विवाद चलते आ रहा था और उसी जमीन से नाला भी निकला हुआ है और नाले का पानी गिराने को लेकर ये जमीनी विवाद इतना तूल पकड़ लिया कि खूनी संघर्ष में बदल गया और खूनी संघर्ष में बदलने के बाद एक की मौत भी हो गई है और कई लोग, आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो जमीनी विवाद है लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। और खास करके हसनपुरा की बात की जाए तो हसनपुरा के ये तिलकथू पंचायत के पड़री छोटी सी टोला गांव है, वहीं का ये मामला है और यहाँ पे पुलिस पहुंच गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जो पीड़ित है उसके द्वारा थाने में ये एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। 8 लोग को नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस लगातार उन अभियुक्तों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल कैसी स्थिति इस गांव में देखने को मिल रही है? क्या स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मारपीट हुआ उस समय भी तनावपूर्ण था और जो हालत स्थिति बनी हुई थी उस व्यक्ति की जिसकी मौत हो गई है, उसके बाद आनंद फानंद में लोगों ने अस्पताल लेकर गया परिजनों के साथ, लेकिन अस्पताल से उनको पटना रेफर कर दिया गया। लेकिन पटना आधे रास्ते में जैसे ही उनकी मौत हो गई है, वैसे ही वो लोग सुबह में अलग घर लेकर शव को पहुंचे और यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई थी बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही इस मामले को पुलिस की सूचना मिली, पुलिस उस गाँव में पहुंच गई और पुलिस वहां पे कैंप करने लगी। चूंकि मामला इतना तूल पकड़ लिया था कि दोनों तरफ से खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया था, तो पुलिस इस मामले पे पूरी तरह से कैंप कर रही है और लगातार वहां पे छापेमारी भी कर रही है कि जो लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए, उसके बाद इस मामले में आगे जांच की जाएगी। जी शुक्रिया विजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। लगातार आप इस खबर पर नजर भी बनाए रखिएगा। बीते दिन केरल के मालापुरम में एक भूखी गर्भवती हथिनी के साथ हुई घटना पर कई चर्चित चेहरों समेत पूरे देशवासियों में मातम का माहौल था। इसी पीड़ा को सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने अपने सैंड आर्ट के जरिए दिखाया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आपको बता दें कि सैंड आर्ट के माध्यम से लोगों को जानवरों के प्रति कोमल भाव रखने की अपील करते हुए सैंड आर्टिस्ट नजर आए। बीते दिन मालापुरम के गांव में लोगों ने भूखी गर्भवती हथिनी को अनानास में पटाखे डालकर खिला दिया था, जिससे हथिनी का मुंह जख्मी हो गया, जिसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। और इसी को लेकर अब देश भर में आक्रोश का माहौल है। जिस तरीके से एक बर्बरपूर्ण घटना वहां घटी, इसी के लिए ऐसे में अब ये सैंड आर्टिस्ट अशोक कुमार ने सैंड आर्ट के जरिए हथिनी को श्रद्धांजलि दी है। लोगों से बेजुबानों के प्रति एक अच्छा व्यवहार अपनाने की अपील भी की है। इंसान से धोखा देते हुए हम लोगों ने देखा है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक घटना, एक इंसान ने एक बहुत ही प्यारे जानवर को धोखा दिया है। अनानास में फल में बम लगा करके एक प्यारे हथिनी को खाना दे देता है
और वो हथनी खा लेती है और उसके मुंह में बम फट जाता है। उसके बाद पानी में जाकर वो 3 दिनों तक रहती है, उसके बाद खोजा जाता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है। हम इंसान कैसे हो गए हैं? एक सवाल बनता है कि एक गर्भवती हथनी को, एक गर्भवती माँ को ऐसे बोले तो ये हत्या है, निर्मम हत्या कही जाएगी। हम बहुत ही शर्मनाक हद तक गुजर गए हैं ये, जो कि ये नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को प्यार से रखना चाहिए, पालना चाहिए, उसे प्यार दें, अगर कष्ट नहीं देना। जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और बेजुबानों के प्रति न सिर्फ अभी बल्कि हमेशा ही एक अच्छा व्यवहार अपनाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी परेशान होते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती है, एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि आखिर इंसान को हो क्या गया है। वहीं नालंदा जिले के बिंद थाना क्षेत्र में कुलन मांझी के घर में खाना बनाने के दौरान गैस लीक करने आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ब्लास्ट फट गया, गैस घर उनका छज्जा वज्जा टूट गया था। अच्छा, मतलब सब लोग एक साथ बैठे हुए थे? हाँ, वहीं पर बच्चा लोग खाना बना रहे। एक भैया हम ऊपर में हली, ऊपर में दराम में नीचे को छत पर हली। छोटा गैस था कि बड़ा गैस? नहीं, बड़ा कोती फट गया पूरा। अकेले में किया थिएटर का दराम में निकल के हम तो इधर वाले छनिया कुछ ऊपर हो गए के बढ़िया टूट के टका बाहर बुतर वाला अकेले को मैया कर रहा है, इसको पर वो तो है कहानी। बीपीएल वाला था कि मतलब पैसा लगा के ले? यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद अब बात जमशेदपुर की करते हैं, जहां के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। वैश्विक संकट के इस दौर में आज टाटा मुख्य अस्पताल से 21 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के पूरी तरह से स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जहां सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए निकल गए। वहीं इस दौरान जिले के उपायुक्त, एसएसपी, टाटा मुख्य अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने सभी मरीजों का गर्मजोशी से स्वागत कर उन्हें विदा किया है। जो पेशेंट्स नेगेटिव टेस्ट हो रहे हैं, तो आज करीब 21 लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये वो लोग हैं जो क्लोज कांटेक्ट या सस्पेक्ट होते हैं। उनका टेस्ट हमारा नॉर्मल प्रोटोकॉल 10 से 11 दिन के बीच में एज पर टेस्ट अवेलेबिलिटी डिस्चार्ज किया जाता है जब ये नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति थे वो आज नेगेटिव टेस्ट करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और ये दिखलाता है कि धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारी इम्प्रूव कर रही है और आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी भी जो हमारे संक्रमित व्यक्ति हैं वो भी इसी प्रकार से डिस्चार्ज होंगे। और इसके माध्यम से 2 मैसेज विशेष रूप से हम लोग देना चाहेंगे। पहला तो ये कि इस चीज़ को लेकर के किसी भी तरह के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और दूसरा ये कि इसको लेकर के कोई नकारात्मक भाव रखने की आवश्यकता नहीं है। आज हम लोगों का टोटल 21 लोग जो है रिहा होके जा रहे हैं। कोरोना का जो टेस्ट पॉजिटिव हुए थे और पर्याप्त समय उन लोग रहे हैं और उन लोग से हम लोग बातचीत किए, उनके सब सुविधा वगैरह था। और इसके अलावा उन लोगों को हम लोग यही संदेश दिए हैं कि वहाँ जाने के बाद सब लोगों के संबंध में जागरूकता करना है और 10-14 दिन तक इनको घर में क्वारंटीन में रहना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जमशेदपुर ब्यूरो चीफ लाला जबीन फोन लाइन पर जुड़ गई है। लाला जबीन, जब ये 21 लोग कोरोना पॉजिटिव को मात देकर घर के लिए रवाना हुए तो कितने खुश नजर आए, कितनी संतुष्टि इनके चेहरे पर दिखाई दी, क्योंकि कोरोना को मात देकर लाला जबीन ये घर गए हैं? बिल्कुल आदर्श, जिस तरह से आज जो है ना शहर वासियों के लिए ये कोरोना पॉजिटिव के साथ साथ
शहरवासियों के लिए भी बहुत खुशी का दिन रहा, जहां पे वैश्विक संकट के इस दौर में आज टाटा मुख्य अस्पताल से जो 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर वो अपने घर चले गए। जहां पर सभी के वहां पर सभी स्वस्थ होकर अपने अपने घरों के लिए रवाना हुए, वहीं उन्हें विदा करने के लिए जिले के उपायुक्त, एसएसपी और टाटा मुख्य अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सभी मरीज को गर्मजोशी से स्वागत किया और वहां से उन्हें विदा किया। तो ये एक भावुक पल भी था, क्योंकि जिस तरह से जो आज पूरा देश वैश्विक संकट के इस दौर से गुजर रहा है और वहां पर 21 मरीज जो है आज जो टाटा मुख्य अस्पताल से उन्हें स्वस्थ होकर करके वो जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पल था। वहीं पे जो है यहाँ पे जिला के उपायुक्त ने भी एक संदेश दिया कि जिस तरह से ये 21 लोग जा रहे हैं और आगे भी जितने लोग यहाँ पर अभी भी हैं वो भी ठीक होकर के जाएंगे। इस तरह से देखा जा रहा है कि अब जो भी लोग आ रहे हैं उन्हें एक संदेश दिया जा रहा है कि आप लोग भी ठीक हो जाएंगे और इस कोरोना को मात दिया जाएगा। और वहीं पर ये 21 लोग कोरोना को मात दे करके अपने घर रवाना हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो भी डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्हें अभी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जाएगा, वो घर में क्वारंटाइन रहेंगे। तो इस तरह से अब देखा जा रहा है आदर्श कि ये बहुत ही भावुक पल था। वहाँ पे जीएम भी कहें कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 21 लोगों को ठीक करके यहाँ से विदा कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे में लाला ज़मीन, अब कोरोना को लेकर जमशेदपुर की स्थिति कैसी है, कितने लोग अभी और हैं और साथ ही में कुल कितने केस जमशेदपुर से निकलकर सामने आए हैं? बिल्कुल, अभी आदर्श जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी भी जिस तरह से जो कोरोना का मार जो है शहरवासी को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो मजदूर लोग आए हुए हैं और जो छात्र आए हुए हैं वो सब जिसकी वजह से यहाँ पे कोरोना बढ़ा, क्योंकि लगातार जो है ग्रीन जोन में चल रहा था और जमशेदपुर, और वहीं पे अब जो है यहाँ पे संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि कुल मिलाकर के 194 जो है जमशेदपुर में अभी तक केस आ गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो स्वास्थ्य कर्मी सब जो हैं वो पूरा ध्यान दे रहे हैं और इस पर जो कोरोना का जो ये है वहाँ पर 21 लोग अभी ठीक होके भी गए हैं और अभी बहुत सारे जो भी 194 लोग जो हैं वो अभी भी यहाँ टाटा मेन अस्पताल में भर्ती हैं। उम्मीद करते हैं लाला ज़मीन कि ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक होकर कोरोना से मात देकर सभी लोग अपने घर जाएं, सुरक्षित रहें और कोरोना की इस जंग में भारत जीत सके। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में बीते दिन गढ़वा में कोविड-19 से संक्रमित 10 मरीज पाए गए हैं। इस संबंध में बताया जा रहा है कि सभी मरीज राज्य वापसी के दौरान जिले में आए हैं। संक्रमित पाए गए सभी मरीजों को मेराल के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया और उन सभी का इलाज भी शुरू कर दिया। इस खबर की पुष्टि करते हुए जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि इन 10 मरीजों के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या 12 हो गई है। 62 मरीज था और 62 मरीज में फिर 10 मरीज रात में जुड़ गए, 72 मरीज हुआ और कल 10 मरीज ठीक भी हुए, डिस्चार्ज हुआ। तो अब तक हमारे पास जो है 60 मरीज ठीक हो चुके हैं और 12 मरीज हमारे कब्जे में हैं, कोविड अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं चक्रवाती तूफान भी कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में आज भूकंप के झटके ने भी दस्तक दी है। हालांकि भूकंप के झटके सबसे ज्यादा कर्नाटक में महसूस किए गए। वहीं जमशेदपुर में भी भूकंप की तीव्रता 4.7 मापी गई। भूकंप का झटका जमशेदपुर के लोगों ने भी महसूस किया। इससे कोई भी नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। छत पे गई थी आज सुबह 5:30 बजे। हम लोग छत पे जाते हैं टहलने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है थोड़ा। तो मैं 5 फ्लोर है हमारा, तो मैं 5 फ्लोर में थी। तो टहलते टहलते मुझे थोड़ा एहसास हुआ झटके का। तो मुझे जहाँ तक लगा कि ये झटका भूकंप का ही है, तो मैं जैसे ही दौड़ के नीचे आई तो स्थिति सामान्य हो गई थी। और जब सामान्य हो गई तो मुझे लगा ऐसा कि वाकई में ये भूकंप का ही झटका था और कट गया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी चक्रवाती तूफान आके गया
उसके बाद फिर कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, उसके बाद अगर काफ़ी देर तक होता भूकंप तो मुझे लगता है बहुत कुछ स्थिति खराब हो जाती। देखिए, सुबह में मैं 6:30 बजे वॉकिंग के लिए छत पर टहल रहा था, तो लगभग 6:45, 6:50-55 के आसपास ऐसा महसूस हुआ कि कुछ हिल रहा है। फिर बाद में टीवी से पता चला कि 4.7 का ये भूकंप का धमाका था। जब 6:55 में इस भूकंप का असर दिखा तो हमने सबसे पहले न्यूज़ चैनल खोला तो पता चला कि कर्नाटक में इसका असर बहुत ही भयानक था। और फिर हमने अपने जमशेदपुर के निवासियों को फ़ोन किया कि कहाँ क्या स्थिति है, तो कम से कम ये थोड़ा सा सुकून मिला है कि जमशेदपुर में इसका असर देखने को नहीं। सुबह पर हम स्नान कर रहे थे, उस टाइम में हम खड़ा थे तो लगा कि हम झटका से अब गिरेंगे, तो ऐसा महसूस हुआ, लेकिन हमको ये नहीं चला कि धरती डोला है, पता नहीं चला। हाँ, लेकिन और मेरा परिवार लोग है, उन लोग को भी ऐसा महसूस हुआ, तो उन लोग बोला कि अरे धरती डोला। हमको लगा कि हो सकता है धरती। जब सरकारी तौर पर नहीं मिली सुविधा तो खुद ही बना लिया निजी क्वारंटीन कैंप। जी हां, हम बात कर रहे हैं बथनाहा के बरहा परहाई पंचायत स्थित गोवर्धनपुर गांव की, जहां महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और लुधियाना से आए मजदूरों ने खुद को क्वारंटीन करने के लिए प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, लेकिन उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया और गांव वालों ने भी उन्हें गांव में आने से मना कर दिया। जिसके बाद उनकी स्थिति देखते हुए कुछ ग्रामीणों द्वारा गोवर्धनपुर स्थित एक मदरसे में प्राइवेट क्वारंटीन कैंप बनाया गया, जहां बाहर से आए लोगों के रहने खाने की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि ये कैंप ग्रामीणों द्वारा चंदे की राशि से चलाया जा रहा है। मामले में ग्रामीणों की भूमिका निस्संदेह सराहनीय है, लेकिन यहां प्रशासनिक व्यवस्था सवालों के घेरे में है। रास्ता पे तो तकलीफ हुई सर, लेकिन हम लोग को बॉम्बे में भी बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक टाइम खाना खाने के लिए सोचना पड़ता था। वहाँ भी बॉम्बे में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। तो हम लोग को वहाँ आने का तो कोई सुविधा था नहीं, लेकिन मालूम पड़ा राज बाई राज जो है बस जो है चेंज कर करके जाना है। उसी से हम लोग निकले, जो रास्ते में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और हम लोग आए करके बस से भी आए और ट्रेन भी चेंज किए। चेंज करने के बाद हम लोग मुजफ्फरपुर उतरे, वहाँ से वही बस पकड़े और कांटा चौक पे उतार दिया और रात हो चुकी थी। हम लोग ब्लॉक में भी गए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में फिर हम लोग डायरेक्ट मदरसे में आए, अपना सब सामान जो भी बुरिया बिस्तर था लेके। फिर सुबह में हम लोग यहाँ से ब्लॉक में गए, लेकिन ब्लॉक में भी कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम लोग यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं 4 स्टेट से आए हुए हैं। तो हम लोग तो कहाँ से आए हैं आप लोग? गुजरात है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है और पंजाब है। 4 स्टेट के लोग इसमें आए हैं। हम लोग को रास्ते में परेशानी हुई, खैर वो तो है ही है, लेकिन अपने यहाँ आने के बाद भी अपने ब्लॉक में हम लोग को किसी चीज़ का साधन नहीं मिला। तो वहाँ से हम लोग यहाँ गांव में आए। हम लोग ये सोचे कि 70-80 लोग हैं, गांव में जाएंगे तो ठीक नहीं है, होम क्वारंटाइन का पालन तो घर में नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ने सब लोग मिल के प्लान बनाए कि गाँव से बाहर अलग जो सार्वजनिक जगह है वहाँ इसका स्थान। और इसी के साथ खबर बिहार झारखंड में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।